सच जानना चाहते हो तो सुनो। मलिक सलीम गहरी संजीदगी से बोला। वो शातिर जासूस मनोहर लाल बिल्डिंग में आमदोरफ्त के लिए रिसेप्शन और लॉबी वाले साफ सुथरे रास्ते की बजाय बेसमेंट वाला सुनसान रास्ता इसलिए इस्तेमाल कर रहा है कि इस तरफ लोगों की ज़्यादा आमदोरफ्त नहीं होती और बेसमेंट में सिक्योरिटी कैमरा भी एक आध ही नस्ब है जिससे वो आसानी धोखा दे सकता है। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन ना हो तो सिक्योरिटी कैमरों की रिकॉर्डिंग को चेक कर लो। वो तुम्हें लॉबी से गुजरता तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा और ऐन मुमकिन है वो बेसमेंट वाले कैमरे की रिकॉर्डिंग में भी नजर आए। और जहाँ तक उन फटे हुए ओवराक की बात है तो इस सिलसिले में भी मनोहर लाल ने तुम्हें मामूल बनाया है। वो किसी फिक्शन इंडियन मैगजीन के नहीं बल्कि एक भारतीय अखबार के सफहात के टुकड़े थे जिन पर हमारे मुल्क के खिलाफ वाहियात खबरें छपी हुई हैं। आप ठीक कह रहे हैं सर जी, फजलदाद ने हवनकों से अंदाज में कहा। मेरा जहन वाकई इस मासूम नजर आने वाले मक्कार मनोहर लाल के खतरनाक चालों तक नहीं पहुंच सका। मैंने अपने ज़राए का इस्तेमाल करके 104 नंबर अपार्टमेंट के लैंड लॉर्ड और वहाँ इंटरनेट की सर्विस मुहैया करने वाले शख्स से भी बात की है। मलिक सलीम ने फजलदाद की आंखों में झांकते हुए गंभीर अंदाज में कहा। मालिक मकान ने मुझे बताया है कि किराएदारी वाला एग्रीमेंट मनोहर लाल की बीवी रुखसाना के नाम है और इस बिल्डिंग में फास्ट स्पीड इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक की सर्विस फराहम करने वाले साहब का बयान है कि अपार्टमेंट नंबर 104 के कनेक्शन की डिटेल्स भी रुखसाना ने अपने नाम और शनाख्ती कार्ड और सेल नंबर के मुताबिक भरी है। यानी मनोहर लाल का किसी भी डॉक्यूमेंट्स में अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और CNIC का इस्तेमाल नहीं होने दे रहा ताकि वह सबकी निगाहों से ओझल रहे। लेकिन इस बेवकूफ़ को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि मेरी औकाबी निगाह 24 घंटे इसी पर गड़ी हुई है और मैं इसकी एक एक हरकत से बखूबी वाकिफ। आगे आप क्या करने का इरादा रखते हैं? फजलदाद ने पूछा। अब तुम्हारे लिए कुछ करने की बारी है फजलदाद। मैं समझा नहीं सर। मनोहर लाल ने तुम्हें मामूल बनाया है, इसे चाचू बनाना तुम पर वाजिब हो चुका है। मलिक सलीम ने मानी है अंदाज में कहा। तुम किसी बहाने से इसके अपार्टमेंट में दाखिल हो सकते हो, खुसूसन दिन के वक्त जब रुखसाना घर में मौजूद नहीं होती। मनोहर लाल तहकीकी अमल से गुजरने की अदाकारी कर रहा होता है। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मेरा नहीं बल्कि वतन अजीज का। इस अर्ज़ पाक की मिट्टी का कर्ज और फर्ज हम सब पर है या नहीं? सर है, बिल्कुल है। फजलदाद तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। लेकिन ये तो बताओ ये करना क्या होगा? मलिक सलीम इसे अपने मंसूबे से आगाह करने लगा। शाम के 6 बजे थे। 1 घंटे बाद फजलदाद की छुट्टी हो जाना थी। इसकी जगह रात की ड्यूटी वाले लाला अफसर ने ले लेनी थी। फजलदाद की छुट्टी यकीनन हो जाती लेकिन अभी इसे अपने घर नहीं जाना था। मलिक सलीम के पास इसके 2 मेहमान आए हुए थे। इसने फजलदाद को छुट्टी के बाद रुकने के लिए कहा था। वो फजलदाद से कोई ज़रूरी बात करना चाहता था मगर मेहमानों के जाने के बाद पिछले आधे घंटे से वो मेहमान मलिक सलीम के घर के अंदर मौजूद थे। इस मेहमानदारी को कब तक जारी रहना था इसके बारे में फजलदाद कुछ नहीं जानता था। ताहम उसे ये अंदाज़ा ज़रूर था कि वो लोग 7 बजे के बाद ही रुखसत होंगे, इसलिए मलिक सलीम ने इसे छुट्टी के बाद ही इधर ठहरने को कहा था। फजलदाद ने 2 रोज़ कबल मलिक सलीम के कहने पर मनोहर लाल के अपार्टमेंट में जाकर एक खतरनाक और हसास नौइयत का काम सार अंजाम दिया था जिसकी हकीकत से वो पूरी तरह वाकिफ भी नहीं था। शायद मलिक साहब मुझसे वैसा ही कोई आम काम लेना चाहते हैं। इसने सोचा मैं इनके हुक्म को टाल नहीं सकता। वो अपने अजीज की हिफाजत और सलामती के लिए कोशा है। इस नए काम में मुझे भी अपना हिस्सा डालना चाहिए। इसके बदले में मेरी जान भी क्यों न चली जाए। वो इन्हीं जज्बात अंगेज ख्यालात की उधेड़पान में मसरूफ था कि इंटरकॉम की घंटी बजी। इसने सिस्टम के डायल पर निगाह डाली तो वहाँ 104 का नंबर डिस्प्ले हो रहा था। ये कॉल फर्स्ट फ्लोर के अपार्टमेंट नंबर 4 से थी जहाँ दुश्मन मुल्क का खतरनाक एजेंट मनोहर लाल अपनी मुसलमान बीवी रुखसाना के साथ रिहाइश पजीर था। बेचारी रुखसाना को अपने शोहर की असलियत का पता ही नहीं था। दूसरे लोगों की तरह वो भी मनोहर लाल को आरिफ के नाम से जानती थी। एक कहानीकार आरिफ अंसारी। रुखसाना किसी सरकारी महकमे में मुलाजमत करती थी और 5 बजे तक वो अपने ऑफिस से लौट आया करती थी। लेकिन इस वक्त 6 बज रहे थे और रुखसाना भी वापस नहीं आई थी। इन्हीं सोचों के दरमियान फजलदाद ने इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया। हेलो सर, इसने शाइस्ता लहजे में कहा। मनोहर लाल की बिफरी हुई आवाज़ इसकी समाज से टकराई। कॉल अटेंड करने में देर क्यों की? सर मैं पार्किंग वाला गेट बंद करने गया हुआ था। फजलदाद ने उज़र तराशी से काम लेते हुए माजरत खाना अंदाज में कहा, इसलिए पहली घंटी पर रिसीव नहीं कर सका। सॉरी सर। अच्छा ठीक है। मनोहर लाल ने दरगुजर करने वाले सरसरी अंदाज में कहा। जरा यहाँ आकर मेरे वॉशरूम का एयर लॉक चेक कर लो। आज फिर किसी नल में पानी नहीं आ रहा। मैं तो इस बिल्डिंग के मसाइल से तंग आ गया हूँ। इतनी बारी पेमेंट देने के बावजूद अगर सुकून की ज़िंदगी नसीब ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। मैं आ रहा हूँ सर। फजलदाद ने हासिल मुस्तैदी से कहा। फजलदाद के पास अच्छा खासा वक्त था। मलिक सलीम ने इसे 7 बजे के बाद अपने अपार्टमेंट में आने को कहा था, वो भी मेहमानों के जाने के बाद। वो इस दौरान में मनोहर लाल के वॉशरूम की प्रॉब्लम को बआसानी दूर कर सकता था। फजलदाद जब अपार्टमेंट नंबर 104 के दरवाजे पर पहुंचा तो मनोहर लाल इसके इस्तकबाल के लिए वहां मौजूद था और वो भी खुले हुए दरवाजे के साथ। अंदर आ जाओ। मनोहर लाल ने मानी हेज अंदाज में कहा। वॉशरूम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जी सर, मैं अभी आपका मसला हल की देता हूँ। ये कहते हुए वो अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हो गया। वॉशरूम तक रसाई हासिल करने के लिए फजलदाद को बेडरूम के अंदर से गुजरना था और बेडरूम में कदम रखने के लिए लाउंज को अबूर करना जरूरी था। फजलदाद के अंदर दाखिल होते मनोहर लाल ने अपार्टमेंट के दाली दरवाजे को बंद कर दिया। फजलदाद
तेज कदमों से चलते हुए लॉन्ज में से गुजरा, ओपन किचन से मलहका बेडरूम में पहुंच गया। फिर कबल इसके कि वो अटैच्ड वॉशरूम में कदम रखता, इसके पिछवाड़े पर एक तूफानी लात पड़ी। मनोहर लाल की इस लात में इतनी ज्यादा ताकत थी कि फजलदाद जैसा सेहतमंद शख्स मुंह के बल बेडरूम पे चिकने फर्श पर गिरा और फिर फिसलते हुए इस वॉशरूम के दरवाजे के पास पहुंच गया। इसका सर बुरी तरह वॉशरूम के चूबी दरवाजे से टकराया। इस तसादुम के नतीजे में फजलदाद के हलक से एक अजियतनाक आवाज़ बरामद हुई। इस गैर मुतवक्के सूरत हाल में फजलदाद ने कमाल हिम्मत का मुजाहरा किया और तकलीफ की परवाह किए बगैर वो दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। अपनी कमर के अकबी हिस्से में हाथ घुमाकर कुछ बरामद करने की कोशिश करने लगा। इस दौरान में मनोहर लाल इसके सर पर पहुंच गया। क्या तुम इसी को ढूंढ रहे हो? मनोहर लाल ने एक गन उसे दिखाते हुए तंजिया लहजे में इस्तफसार किया। ये तो इस वक्त तुम्हारे लिबास से निकलकर दूर जा गिरी थी जब मैंने तुम्हारी तशरीफ पर लात मारकर तुम्हें राजू रॉकेट बना दिया था। अगर तुम आतिशी असले की हिफाजत करना नहीं जानते तो ऐसी चीजों को अपने पास रखते ही क्यों हो? मनोहर लाल, फजलदाद ने गुस्सीले लहजे में कहा। यह तुम ठीक नहीं कर रहे। अगर सर को तुम्हारी इस हरकत का मनोहर लाल होगा तुम्हारा वो बाप जो G3 में किसी चूहे की मानद छुपा बैठा है और मलक सलीम बनकर तुम्हें अपने इशारों पर नचा रहा है। फजलदाद की बात पूरी होने से पहले ही गन बरदार ने जहरीले लहजे में कहा, अगर इस मुल्क दुश्मनी में हमने तुम्हें घसीट लिया तो मिसिंग पर्सन बन जाओगे। सोचो फिर तुम्हारी बूढ़ी माँ का क्या होगा। वो तो पहले ही तुम्हारे भाई हलकदाद की जुदाई में गम में रो रो कर अंधी हो चुकी है। ये सब तुम्हें कैसे पता चला? फजलदाद ने बिखरी हुई आवाज में पूछा। मलक सलीम का असल नाम विक्रम है और वह दुश्मन मुल्क का एक तरबियत याफ्ता सीक्रेट एजेंट है। 104 वाले रिहायशी ने फजलदाद को बताया, हम लोग 6 माह से इसकी तलाश में थे। ये दिल्ली से काबुल, काबुल से पेशावर, फिर पेशावर से लाहौर पहुंचा था, फिर ये अचानक गायब हो गया। 1 माह पहले हमने कराची में इसका सुराग लगा लिया। ये मलक सलीम की हैसियत से इस बिल्डिंग के अपार्टमेंट G3 में सुकूनत पजीर था। चुनाचे मुझे अपनी असिस्टेंट रुखसाना के साथ इसी इमारत में एक किराएदार की शनाख्त के साथ क़याम करना पड़ा ताकि मैं विक्रम पर नजर रख सकूं। तो रुखसाना आपकी बीवी नहीं है? फजलदाद ने कहा कलामी करते हुए बेयकीनी से इसकी तरफ देखा। वो महज मेरी एक वर्किंग पार्टनर है, इसने बताया। रुखसाना एक मुस्तैद कमांडो है और IT इसकी खसूसी फील्ड है। इसने AI में गोल्ड मेडल ले रखा है। AI, फजलदाद ने उलझनज़दा नज़रों से उसकी तरफ देखा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। तुम विक्रम के कहने पर इमली के बीज के साइज की जो रिकॉर्डिंग डिवाइस मेरे अपार्टमेंट में छुपा कर गए थे, रुखसाना ने इसके साथ छेड़छाड़ करके इसे ऐसा बना दिया है कि यहाँ से हमारी जो आवाज़ें G3 में बैठे हुए विक्रम के सिस्टम तक पहुँचेंगी, इनमें इस कदर शोर और हरहराहट शामिल होगी कि वो काफिर का बच्चा हमारी ज़बान से अदा होने वाले एक लफ्ज़ को भी समझ नहीं पाएगा। हम जब चाहे इस पर हाथ डाल सकते हैं, लेकिन हमें विक्रम के इन 2 साथियों का इंतजार था जो इस वक्त विक्रम के अपार्टमेंट में मौजूद हैं। वो दोनों मुंबई से आए हैं और इसके साथ हज़ारों अफराद की बेहक वक्त हलाकत का मंसूबा भी लेकर आए हैं। ये लोग कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद में ऐसे खौफनाक धमाके करने वाले थे जिनमें एक साथ 10,000 से ज़्यादा मासूम और बेगुनाह अफराद लुक़मा अजल बन सकते थे। लेकिन हमने इन कमीनों के मज़मूम अज़ाइम को हाथ में मिला देंगे अभी और इसी वक्त। इधर इसकी बात खत्म हुई, इधर ही इसके सेलफोन की घंटी बजी। इसने सेलफोन को स्पीकर पर डालने के बाद गंभीर अंदाज में कहा, हाँ सर, तो मुसल्लह कमांडो बेसमेंट में लिफ्ट के जीने के नज़दीक तैनात कर दिए गए हैं और 2 कमांडोज इस वक्त रिसेप्शन पर मौजूद हैं। दूसरी जानिब रुखसाना थी। वो कह रही थी इस बिल्डिंग में आमदरफ्त का तीसरा रास्ता मौजूद नहीं है। मैं जरासिम के साथ चार्ज करने G3 में जा रही हूँ। अगर वो कमबख्त किसी तरह हम पर भारी पड़ गए तो बेसमेंट और रिसेप्शन वाले कमांडो से इन्हें काबू कर लेंगे। ऑल द बेस्ट, इसने मुतदिल अंदाज में कहा और राब्ता मौकूफ कर दिया। इसने ये गुफ्तगू फजलदाद को सुनाने के लिए अपने सेलफोन को दानिस्ता स्पीकर पर डाल दिया। इधर सेलुलर राब्ता खत्म हुआ और उधर फजलदाद इस शख्स के कदमों में गिर गया। फिर मिन्नत रेज़ लहजे में बोला, सर मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरी नीयत में फितूर नहीं है। मैं इस दुश्मन एजेंट को वाकई तौर पर मुहिब्बे वतन मलक सलीम समझ बैठा था। आप मेरी हुब्बुल वतनी पर शक न करें, मैं दुश्मनों का अलाकार नहीं हूँ, मैं जानता हूँ। और तुम्हें इस वक्त एयरलॉक के बहाने मैंने इसलिए यहाँ बुलाया है कि इस ऑपरेशन के दौरान तुम विक्रम और विक्रम तुमसे रब्ता न कर सके हैं। इस मौजू पर हम बाद में बात करेंगे। इस शख्स ने फजलदाद की गन उसे लौटाते हुए गहरी संजीदगी से कहा, अपना हुलिया दुरुस्त करो और जाकर रिसेप्शन पर बैठो, अभी तुम्हारी ड्यूटी खत्म नहीं हुई। अगर किसी रिहायशी ने शिकायत कर दी तो इस गफलत और गैर जिम्मेदारी के पेश नज़र तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी सर, वो उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, बस आप लोग मुझे माफ़ कर दें, दूसरे किसी की मुझे परवाह नहीं। अगर मैंने तुम्हारी हता को दरगुजर ना किया होता तो इस वक्त तुम अपने कदमों पर खड़े दिखाई ना देते और ना ही ये गन तुम्हारे हाथों में नजर आती। वो सांस लेने के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, तुम एक लम्हा पर बात किए बगैर रिसेप्शन पर पहुंचो तो तुम्हारे मलक सलीम की बारात 2 शहबालों के साथ रवाना होने वाली है। क्या तुम इस दिल फरेब और सबक आमोज़ मंजिल से लुत्फ़अंदोज़ नहीं होना चाहोगे? जाता हूँ सर, जाता हूँ, फजलदाद ने इज़्तिरारी लहजे में कहा। फिर पूछा, सर आपका नाम क्या है, मैं जान सकता हूँ? सन ऑफ द सोइल, इसने फजलदाद की आंखों में झांकते हुए जवाब दिया। मैं इस अर्ज़ पाक का बेटा हूँ, इससे बेहतर मेरा कोई और तारुफ हो ही नहीं सकता। सर आपका काम बहुत मुश्किल और पेचीदा है। फजलदाद बस इतना ही कह सका और सबर आजमा भी। इसने ससराती आवाज़ में कहा,
اور تم نے بزرگوں سے یہ تو سن رکھا ہوگا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ فضل داد اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔